हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई चीज़ किसी चैप्टर में समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज हम 7वीं क्लास का पार्ट नंबर 3 12वीं से 15वीं शताब्दी दिल्ली। ठीक है, आपको पता है आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे के आओ, ठीक है, दिल्ली के बारे में हमेशा ही पूछा जाता है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। ठीक है, और आप ये देखिए जो हमें ये दिखा रखा है ये चित्र, इसमें आपका हौज का सीरी जहाँपना दिल्ली कोहिना कुतुब मीनार हौज का सुल्तानी तुगलकाबाद आदिलाबाद। ठीक है, ये सारे के सारे 13वीं से 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपनी राजधानी दिल्ली की। आपको पता है दिल्ली की चाहे आज की बात करी जाए या 100 साल पहले की, दिल्ली एक ऐसा एरिया रहा, एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि यहाँ पे हर कोई आके बसना चाहता है, हर कोई रहना चाहता है, हर कोई यहाँ पे आके शासन करना चाहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो तोमर राजपूतों काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। ठीक है, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, ठीक है, जिन्हें चाहमान के नाम से जाना जाता है, ने परास्त किया था। ठीक है, तो यानी कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली को किसने परास्त किया था? जो अजमेर के जो चौहान थे। ठीक है, और तोमरों के जो अजमेरों के चौहान थे जिन्हें हम चाहमान के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसको परास्त किया था। और तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ जाए कि दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र कब बनी थी, तो तोमर और चौहानों के राज्य काल में। ठीक है, इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ जो सिक्के डाले जाते थे दिल्ली के अंदर, उनको उन सिक्कों का नाम था देलीवाल। ठीक है, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और इसके साथ एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। ठीक है, यहाँ देखो तालिका ये एक दिखा रखी है ना, मैं इसमें सारे जो मैंने आपको बताया हौज का सीरी जहाँपना दिल्ली कोयना कुतुब मीनार हौज सुल्तानी तुगलकाबाद आदिलाबाद। ठीक है, इन सबसे ही मिलके जो हमारी दिल्ली है वो बनी है। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। ठीक है, देलुए कोयना सिरी और जहाँपना, ये लिखे ना दिल्ली कोयना सिरी जहाँपना, ये सारे दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके द्वारा इन नगरों को बसाया गया था। अब देखो ये हमें ये टेबल दे रखी है, इस टेबल में हमें ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए वहाँ पे हमेशा इस टेबल से हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अनंगपाल तोमर ये था 1130 से 1145, चौहान पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, 1175 से 1192, और प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल देखिए 1206 से 1210, यानी सिर्फ 4 साल। इसके बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया का 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। इसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, इसमें आपका जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, तुगलक वंश 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, सैयद वंश, ठीक है, 1414 से 1451, इसमें खिजर खां के ही बारे में ही है बस, 1414 से 1421। और सबसे लास्ट है इसमें लोधी वंश 1451 से 1526, इसमें बहलोल लोधी 1451 से 1489। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते, तो इसको सभी याद भी कर लेंगे आप। अब बात करते हैं सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन। ठीक है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी, तो वो थी फारसी। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी
देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं थे। देखिए, जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब क्या है? जन्मसिद्ध का अधिकार मतलब कि वे अधिकार जो आप लोगों को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, वो क्या है? हमारे जन्मसिद्ध अधिकार। और लिंग भेद तो आपको पता ही है। इसी तरह पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी जो अंतर होता है, ठीक है, ये लिंग भेद होता है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अब आप ये सोचिए, देखिए, जो रजिया सुल्तान थी वो योग्य होने के बावजूद भी, ठीक है, यानी कि वो उसके जो भाई थे अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा योग्य थी, काबिल थी, लेकिन फिर भी उसको शासन पे बिठाने से हिचकिचा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक महिला थी, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आता है कि जो लिंग भेद है वो शुरू से ही कितना है, ठीक है। इसके बाद है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। एक बार ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा था कि बदंगा क्या है? तो बदंगा जो गुलाम होते थे ना, ठीक है, बदंगा गुलामों को कहा जाता है। और उनसे क्या काम कराया जाता था? उनसे सैनिक सेवा के लिए उनको खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। खिलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। आश्रित का मतलब क्या है? कि जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आश्रित। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा नीचे तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्ता या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ताओं में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे
झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूराजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, यानी कि जो कृषि पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको खराज के नाम से जाना जाता था। और जो किसान होते थे, किसान में जितनी उपज होती थी उसका लगभग 50% उन्हें टैक्स के रूप में देना होता था। दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। ठीक है, आप ये देखिए उस टाइम में भी जानवरों पर भी, घरों पर भी, और जो कृषि होती थी उस पर भी टैक्स लगाया जाता था। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ये था इब्न बतूता, ये इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। कौन सी सदी में आया था? 14वीं सदी में आया था। और मोरक्को कौन सा देश है? मोरक्को अफ्रीकी देश है। ठीक है। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में टॉक्स अक्सियाना, आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। ठीक है, यानी कि दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण कब बढ़े थे? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर इसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल सम्राट को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी पेपर है, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान इम्पोर्टेंट होता ही है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।